कि हम बात कर रहे थे सिग्नेचर्स की, बायो सिग्नेचर्स, टेक्नो सिग्नेचर्स की, जो दूसरे प्लैनेट से आते हैं। हो सकता है कि अगर हम बहुत लकी हुए तो अपने लाइफ टाइम में हम लाइफ फॉर्म्स को देख पाएँ। मार्स पर या जुपिटर और सैटर्न के मून्स पर लिविंग या डेड लाइफ फॉर्म्स का एविडेंस मिल जाए। लेकिन आउटर स्पेस से सिग्नल्स मिलने के बारे में क्या ख्याल है? इंटरस्टेलर सिग्नल्स, वो सिग्नल्स कैसे दिखेंगे? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इससे हम एसेंशियली एक्जीनोसाइकोलॉजी को एंगेज कर रहे हैं। किसी और सिविलाइजेशन की एक्टिविटीज क्या होंगी, लेकिन बहुत कुछ जरूरी है। जीनोसाइकोलॉजी शब्द का मतलब, माफ करना बीच में बोलने के लिए। शायद मैं ये शब्द गढ़ रहा हूँ, लेकिन असल में हम किसी और इंटेलिजेंट बीइंग के दिमाग और उसके मकसद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी सोच और समझ से पूरी तरह अलग हो सकता है। जैसा कि आपने कहा था, एक्सोमून्स, एक्सोसाइकोलॉजी, एक्स्ट्रासोलर हाँ। साइकोलॉजी। एलियन साइकोलॉजी भी एक तरह से इसे ज्यादा ग्राउंडेड बनाता है। हम हम उनके मकसद का सही अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम अपने व्यवहार और पैटर्न को समझकर उनकी तलाश कर सकते हैं। जब हम बायोसिग्नेचर्स या प्लैनेट्स की तलाश करते हैं, तो हम अर्थ को ही टेम्पलेट मानते हैं। हम अर्थ जैसी लाइफ को टेम्पलेट बनाकर बायोसिग्नेचर्स की तलाश कर रहे होते हैं। और जब हम टेक्नो सिग्नेचर्स की तलाश करते हैं, तो हम अपने ही बर्ताव को या उसके एक्स्ट्रापोलेशंस को देखते हैं। तो टेक्नो सिग्नेचर्स की लंबी लिस्ट है जिन चीज़ों की तलाश करने का लोगों ने सुझाव दिया है। सबसे पहले रेडियो सिग्नल्स का विचार आया। ये प्रोजेक्ट OSMA था, जिसमें फ्रैंक ड्रेक शामिल थे। वे ऐसे रेडियो सिग्नल्स की तलाश कर रहे थे जो या तो कोई हाई पावर सिग्नल हो सकता था, यह बताते हुए कि हम यहाँ हैं, या फिर उसमें कोई गैलेक्टिक एनसाइक्लोपीडिया छिपी हो सकती थी जो उन्नत सभ्यता के ज्ञान का खजाना हो। लेकिन उसमें कुछ अनइंटेंशनल सिग्नेचर भी हो सकते हैं, जैसे हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट सिस्टम्स या स्टारलिंक जैसे सिस्टम्स। आप इन सैटेलाइट से आने वाली लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। और आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं जो किसी स्टार से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर रही हो। साथ ही आप सोलर पैनल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और हीट आइलैंड इफेक्ट को भी। हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट से कुछ डिग्री ज्यादा गर्म होता है, तो आप किसी प्लेनेट का थर्मली मैप बनाकर ये देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और उनसे हम ब्रह्मांड में तलाशने के लिए संकेत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारी वर्तमान क्षमताओं से परे हैं, जैसे वार्प ड्राइव सिग्नेचर्स, जहां आपको लाइट के चमकते फ्लैश नजर आ सकते हैं, या फिर लाइगो जैसे उपकरण से ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाया जा सकता है। और इसके अलावा डायसन स्फीयर्स को भी देखा जा सकता है, जो किसी स्टार को पूरी तरह से घेर लेते हैं ताकि उसकी सारी ऊर्जा को कैप्चर और इस्तेमाल किया जा सके। और ये डिटेक्ट करना थोड़ा आसान हो सकता है क्योंकि सारी विजिबल लाइट थर्मोडायनामिकली ट्रांसफर हो रही है। इसे फिर से रीएमिट करना पड़ेगा और इस प्रक्रिया में यह इंफ्रारेड लाइट के रूप में बाहर आ सकती है। उनका स्टार इंफ्रारेड में बहुत ज्यादा चमक रहा होगा, लेकिन विजिबल लाइट में दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये एक बहुत ही दिलचस्प सिग्नेचर होगा। क्या डायसन स्फीयर्स को ढूंढने की कोई कोशिश हो रही है जो इंफ्रारेड में बहुत ज्यादा चमक रहे हों? हाँ, कुछ कोशिशें हुई हैं। मुझे लगता है IRAS सैटेलाइट से, जो इंफ्रारेड सैटेलाइट है, IRAS सैटेलाइट से उन्होंने करीब 1 लाख नज़दीकी तारों पर फोकस किया था, लेकिन कुछ ठोस नहीं मिला जिसे डायसन स्फीयर कहा जा सके। फिर जेसन राइट और उनकी टीम ने शायद वाइस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया, जो एक और इंफ्रारेड सैटेलाइट है, और उससे गैलेक्सीज को देखा। तो क्या कोई पूरी गैलेक्सी डायसन स्फीयर्स में बदल सकती है, या उसका बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है? ये कार्डाशेव टाइप 3 जैसा ही है ना? जब आप पूरी गैलेक्सी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो यह एक ऐसी तकनीकी अवस्था हो सकती है जहां जीवन या सभ्यता अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरी गैलेक्सी से प्राप्त करती हो। और फिर से हमारे करीब की 1 लाख गैलेक्सीज में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसे ठोस रूप से डायसन गैलेक्सी कहा जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैं ही नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई सभ्यता इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और इवॉल्व्ड कैसे हो सकती है कि वह पूरे स्टार की एनर्जी का इस्तेमाल करने लगे। बिल्कुल, मेरा मतलब लाइगो और ग्रेविटेशनल वेव्स तो बहुत ही दिलचस्प हैं। अगर उस तरह के एक्सपेरिमेंट में कुछ अजीब चीजें दिखें, कुछ वियर्ड सिग्नल्स जो कॉस्मिक फिनोमेना की ताकत से तुलना करें, तो यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। हाँ, फिर तो यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा।
सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स के लिए नहीं बल्कि टेक्नो साइंसेस के लिए भी। लेकिन कहना पड़ेगा, वार्प ड्राइव्स के बारे में तो मुझे शक है कि वो संभव भी हैं या नहीं, क्योंकि उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप या तो रिलेटिविटी चुन सकते हैं, या फास्टर देन लाइट ट्रैवल, या फिर कॉजैलिटी। आप इनमें से दो ही चुन सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं। अगर तीनों होंगे तो टेम्पोरल पैराडॉक्स और टाइम लूप्स और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स होने लगेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जगहों पर कॉजालिटी के पैटर्न हो, जैसे कि जहां पर कंसिस्टेंट कॉजालिटी के पैटर्न होते हैं? आप इसे इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास वार्प ड्राइव या टाइम मशीन है, तो आप उसका इस्तेमाल आपको बहुत ही सटीक तरीके से नियमों का पालन करके कर सकते हैं, ताकि कोई पैराडॉक्स ना हो। लेकिन असली बुनियादी समस्या यह है कि आपके पास इसे करने की क्षमता हमेशा होनी चाहिए। अगर पूरे ब्रह्मांड में कई टाइम मशीनें हैं, तो किसी न किसी के हाथों गलती होने का खतरा बढ़ जाता है। किसी के पास ये ऑप्शन आ सकता है कि वह पूरी दुनिया को ही खत्म कर दे, या समय के साथ ऐसा कुछ कर दे जिससे पूरे ब्रह्मांड की संरचना बदल जाए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हॉकिंग का क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर भी यही कहता है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल संभव हुआ तो फिर फिजिक्स के सारे नियम ही टूट जाएंगे। फिजिक्स के मौजूदा नियम? हाँ, सही कहा। हमें रिलेटिविटी को ही बदलना होगा, यानी भौतिकी के जो वर्तमान नियम हैं उन्हें बदलना होगा, ताकि हम यह समझ सकें कि एफटीएल कैसे काम कर सकता है, क्योंकि रिलेटिविटी, एफटीएल और कॉजैलिटी को एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे पास अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी एक साथ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक अच्छा सा फैक्टर ये है। निश्चित रूप से पूरी तस्वीर नहीं है, आगे और भी होना चाहिए, लेकिन तो अगर वो पहले ही टूट चुका है तो थोड़ा और तोड़ने में क्या हर्ज है? और इसी प्रोसेस में शायद इन दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि हो सकता है कि स्टैंडर्ड मॉडल और जनरल रिलेटिविटी के यूनिफिकेशन में वार्प ड्राइव्स के बारे में कोई नई समझ छिपी हो। वैसे वार्प ड्राइव्स का मतलब है ब्रह्मांड के फैब्रिक के साथ कुछ ऐसा छेड़छाड़ करना जिससे लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल करना संभव हो सके। हाँ, असल में आप स्पेस टाइम को बेंड कर रहे होते हैं। आप इसे वर्म होल या किसी और हाइपोथेटिकल एफटीएल फास्टर देन लाइट सिस्टम के साथ भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि अल्कुबियर ड्राइव या वार्प ड्राइव ही हो। कोई भी ऐसा सिस्टम हो सकता है जो लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल करे, लेकिन जैसे ही ये सुपर ल्यूमिनल ट्रैवल करेगा, ये कॉजैलिटी को वायलेट करेगा। और संभवतः ये एलआईजीओ के साथ देखा जा सकेगा, है ना? शायद, हाँ, पोटेंशियली ये इस पर डिपेंड करता है कि स्पेसक्राफ्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। मेरा मतलब है, वार्प ड्राइव्स के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन हम उस वाक्य की शुरुआत का स्वागत करते हैं, एक समस्या। हाँ, बस एक छोटी सी समस्या है जिसे हमें सुलझाना होगा। लेकिन जब ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, तो ये सामने एक तरह का इवेंट होराइजन बना लेता है। इसके चलते ये अपने सामने जाते हुए सारा रेडिएशन कलेक्ट करता है, और जब ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो सारा रेडिएशन वहीं डंप हो जाता है, और ये जिस प्लेनेट पर पहुंचता है उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उस रेडिएशन का प्रभाव शेल में भी होता है। शेल के अंदर हॉकिंग रेडिएशन भी हो रहा है, जो काफी खतरनाक है। और फिर ये निश्चित रूप से फेर्मी पैराडॉक्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इससे आप शायद ये भी समझा सकते हैं कि हमें गैलेक्टिक एम्पायर क्यों नहीं दिखती। ये यहाँ भी मुश्किल है। आप शायद ये समझा सकते हैं कि हमें गैलेक्टिक एम्पायर क्यों नहीं दिखती अगर हर कोई वॉयेजर 2 जैसी रॉकेट स्पीड तक सीमित हो, जैसे 20 किलोमीटर प्रति सेकंड या कुछ ऐसा। लेकिन यह समझाना और भी मुश्किल है कि क्यों हमें सितारे गैलेक्टिक एम्पायर से भरे हुए नहीं दिखते, जब वार्प ड्राइव स्पष्ट रूप से संभव है, क्योंकि ये एक्सपेंशन को इतना आसान बना देता है कि ये हमारी समझ को और मुश्किल बना देता है। रॉचेस्टर में कुछ शानदार सिमुलेशन का काम हो रहा है, जहां वे पूरी गैलेक्सी के या उसके कुछ हिस्से के सितारों को सिमुलेट करते हैं। फिर वे उन सितारों में से एक पर एक सिविलाइजेशन को शुरू करते हैं और उसे सब लाइट स्पीड्स पर फैलने देते हैं। और असल में खुद सितारों का मिक्स होना भी एक फैक्टर है, क्योंकि सितारे स्टैटिक नहीं होते। वे गैलेक्टिक सेंटर की कक्षा में होते हैं और एक दूसरे के रास्तों को क्रॉस करते रहते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 5 लाइट ईयर्स की रेंज हो और आपकी स्पीड लाइट की स्पीड का कुछ प्रतिशत हो, जो कि आपकी मैक्सिमम क्षमता है, तो आप लगभग 10 लाख से लेकर 1 मिलियन सालों के भीतर पूरी गैलेक्सी को पॉपुलेट कर सकते हैं। तो ये गैलेक्सी के अपने लाइफ टाइम का एक हिस्सा भर होगा, और इस कारण कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अगर गैलेक्सी की हिस्ट्री में किसी भी सभ्यता ने ऐसा करने का निर्णय लिया होता, तो फिर आप जानते हैं, तो या तो हम यहाँ नहीं होते, या फिर हम किसी ऐसे रेयर पॉकेट में रह रहे होते जहां उन्होंने पॉपुलेट न करने का फैसला किया।
और इसलिए इसे कभी कभी फैक्ट ए हार्ट्स फैक्ट ए कहा जाता है। यह फैक्ट है कि कोई सिविलाइजेशन अब यहाँ नहीं है, कोई बाहरी सिविलाइजेशन पृथ्वी पर वर्तमान में नहीं है, और इसे इस तथ्य के साथ सुलझाना कठिन है, खासकर जब आप देखो कि हमारी अपनी टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा एक्सट्रापोलेशन भी गैलेक्सी को गैलेक्टिक हिस्ट्री से कहीं ज्यादा तेजी से पॉपुलेट कर सकता है। तो मेरे लिए बाय द वे फर्मी पैराडॉक्स सच में एक पैराडॉक्स है, लेकिन मुझे शक है कि अगर एलियंस पृथ्वी पर आए, और मुझे शक है कि अगर वे हर जगह हैं, मेरे हिसाब से वे पहले से ही यहाँ हैं और हम बेवकूफ़ उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसे छोड़ते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में हमें सितारों में एनर्जी के उत्सर्जन के रूप में स्ट्रॉन्ग और ऑब्वियस सिग्नल्स दिखने चाहिए। हमें कुछ अजीब चीज़ें दिखेंगी, जैसे ये कुछ स्टार्स हैं, और यहाँ वो स्टार्स हैं जिनके साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है, जैसे स्टार्स की न्यूक्लियर फ्यूजन को किसी उपयोगी काम के लिए लेवरेज किया जा रहा हो। और ये फैक्ट है कि हम सच में ऐसा नहीं देखते। शायद आप मुझे सही कर सकते हैं। और क्या हम ऐसा नहीं कर सकते अगर एलियन सिविलाइजेशंस गैलेक्सीज का संचालन कर रही होती? तो क्या हमें सितारों के व्यवहार में कुछ अजीब चीजें नहीं दिखती एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से? हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो क्या कर रहे हैं। डायसन स्फीयर का उदाहरण ऐसा है, जैसा हमने पहले चर्चा की थी, जहां 1 लाख नजदीकी गैलेक्सीज का सर्वे ये दिखाता कि उन्हें डायसन स्फीयर कलेक्टर्स में बदल दिया गया है। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि वे कुछ ऐसा कर रहे हों जैसे हमने हाल ही में स्टार लिफ्टिंग पर एक पेपर लिखा था, जहां आप अपने तारे की लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं उसके मास को हटाकर। इसे आप स्टेलर इंजीनियरिंग कह सकते हैं। अगर आप बड़ी मात्रा में एस्टेरॉयड माइनिंग कर रहे हों, तो उसका एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होगा, क्योंकि आप असल में सोलर सिस्टम को डस्ट से भर रहे होंगे। इससे उस एक्टिविटी का डिब्री भी पैदा होगा, और इसलिए इस पर कुछ सीमाएं हैं। हम ऐसा कुछ नहीं देखते। जैसा मैंने कहा, वार्प ड्राइव्स के एक परिणाम के तौर पर जब वे डिसेलरेट करते हैं तो ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट पैदा होती हैं। हमें ऐसी चीज़ों का कोई सबूत नहीं दिखता। नज़दीकी सितारों या उन सितारों में जिन्हें हमने डिटेल में सर्वे किया है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जो किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल सिविलाइजेशन की ओर इशारा करे। सबसे करीबी उदाहरण बॉयजेंस स्टार था, जिसमें काफ़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि वो तारा अपनी ब्राइटनेस में अजीब तरह से डिप कर रहा था, और एक समय के लिए यह अनुमान लगाया गया था कि कोई डायसन जैसी स्ट्रक्चर हो सकता है, शायद एक डायसन स्फीयर जो अभी हाफ बिल्ट हो, जिसे पूरा करने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता हो। और जब यह अंदर और बाहर आता है तो यह तारे के बड़े हिस्से को ढक देता है। उस समय इसे किसी भी प्रकार के प्लैनेट मॉडल से समझाना बहुत कठिन था। लेकिन एक आसान हाइपोथेसिस जो प्रपोज की गई थी वह यह हो सकती है कि यह सिर्फ बड़ी संख्या में कमेट्स या डस्ट या कुछ हो सकता है, या शायद एक प्लैनेट जो टूट गया था और जैसे जैसे इसके टुकड़े ऑर्बिट करते हैं यह स्टारलाइट को रोक देता है। और यह पता चला कि उस स्टार के बाद के ऑब्जर्वेशंस के साथ, जिसमें विशेष रूप से एमिटर एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी ने भी बड़ा योगदान दिया, कि डिप्स क्रोमैटिक थे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग था ये दिखाने के लिए कि शायद उसके आसपास कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं था। यह अधिक संभावना थी कि वह डस्ट होगी। डस्ट क्रोमैटिक होती है, इसका मतलब है कि यह अलग अलग रंगों में अलग दिखता है, इसलिए यह ब्लू लाइट की तुलना में ज्यादा रेड लाइट को ब्लॉक करता है। अगर यह एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता तो यह ऐसा नहीं करता। यह ओपेक होना चाहिए, है ना, एक सॉलिड मेटल स्ट्रक्चर या कुछ और। तो वो एक स्पष्ट संकेत था, और लाइट के बदलने या डिप्स के वेवलेंथ में बदलाव का व्यवहार पूरी तरह से उस एक्सपेक्टेशन के कंसिस्टेंट था जो छोटे पर्टिकुलेट से होता है। और इसलिए यह बहुत कठिन है। असल में एलियन हंटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, यही असली चुनौती है। वार्प ड्राइव की प्रॉब्लम हो या एलियन हंटिंग की, असल में मैं कहूंगा कि जीवन की खोज, जिसमें यूएफओ से लेकर मार्स पर फॉसिल्स तक शामिल हैं, मेरे लिए 3 बड़ी समस्याएं हैं। वह यह है कि एलियंस के रूप में एक हाइपोथेसिस के 3 विशिष्ट गुण होते हैं। एक यह है कि उनके पास मौलिक रूप से अनबाउंडेड एक्सप्लेनेटरी कैपेबिलिटी है। तो ऐसा कोई फिनोमिनन नहीं है जिसे आप किसी हद तक एलियंस से जोड़कर एक्सप्लेन ना कर सकें। आप कह सकते हैं, अरे एलियंस के पास कोई सुपर हाईटेक तरीका है जिससे वो ऐसी इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी चीज बिल्कुल अनबाउंडेड अवॉइडेंस कैपेसिटी है। तो मैं कल एक यूएफओ देख सकता हूं, फिर अगले दिन, और फिर उसके बाद अगले दिन भी। फिर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि मुझे यह गुरुवार को दिखना चाहिए। लेकिन अगर मुझे वो नहीं दिखता तो मैं हमेशा कह सकता हूं, अरे
बस इस वजह से कि उन्होंने यहाँ आने का फैसला नहीं किया। वे हमेशा भविष्य में होने वाले ऑब्जर्वेशन से आसानी से बच सकते हैं। अगर आप किसी एक्सोप्लैनेट का बायोसिग्नेचर्स के लिए सर्वे करते हैं और आपको ऑक्सीजन या मेथेन नहीं दिखता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई नहीं रह रहा। वो हमेशा अपने वातावरण को बदल सकते हैं, उसे इंजीनियर कर सकते हैं। हमने वास्तव में इस पर एक पेपर लिखा था कि कैसे आप लेजर्स का उपयोग करके अपनी बायोसिग्नेचर्स पहचान को छिपा सकते हैं, जैसे कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन छिपाती है। या फिर आप अंडरग्राउंड या अंडर वाटर वातावरण में रह सकते हैं, जहाँ कोई बायोसिग्नेचर्स नहीं होते। तो आप कभी भी पूरी तरह से यह साबित नहीं कर सकते कि किसी दूसरे ग्रह या तारे पर जीवन नहीं है। इसमें अनंत अवॉइडेंस है। और अंत में तीसरा यह है कि हमारे पास यूनिवर्स की इनकम्प्लीट फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए अगर मैं एक नई घटना देखता हूँ, जो वोयाजियन स्टार इसका एक अच्छा उदाहरण था, हमने इन अजीब गिरावटों की एक नई घटना देखी जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। तुरंत यह अनुमान लगाया गया कि ये एलियंस हो सकते हैं, ये गॉड ऑफ द गैप्स की तरह है। लेकिन यह इनकम्प्लीट फिजिकल अंडरस्टैंडिंग का परिणाम था। और ऐसा अक्सर होता है, जैसे पहले पल्सर की खोज में हुआ था। वही कहानी। जोसेलिन बेल ने इसे कुछ हंसी मजाक में लिटिल ग्रीन मैन 1 नाम दिया, क्योंकि यह उस रेडियो सिग्नेचर की तरह दिखता था जो एक एलियन सिविलाइजेशन से एक्सपेक्टेड था। लेकिन जाहिर है, ये एक पूरी तरह से नए प्रकार के स्टार की खोज हुई जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था, जो एक न्यूट्रॉन स्टार था जिसमें इसके ऊपर से 2 जेट निकल रहे थे। और सच में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है वैज्ञानिकों के लिए, इनसे निपटना और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में काम करना। ये कुछ भी समझा सकता है और किसी भी चीज को नकार सकता है, इसीलिए ये लगभग अनफॉल्सिफाइबल है। और ये हमेशा कुछ हद तक हो सकता है, जैसा कि आपने कहा कि हमारे पास फिजिकल लॉ की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का बहुत सीमित ज्ञान है और हम शायद केवल सरफेस को खरोंच रहे हैं। हर बार, और हमने इसे इतिहास में कई बार देखा है, हम कुछ नई घटनाओं का पता लगा सकते हैं। आखिरी वाली चुनौती के बारे में मुझे लगता है कि मैं मिस्टेक्स करने के साथ थोड़ा और सहज हूँ। हाँ, क्योंकि ये अभी भी रोमांचक है। तो आप खोज की महत्वपूर्णता को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर सकते हैं, लेकिन पूरे उद्देश्य का मतलब है कि इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें ढूंढना जो अजीब हों और उस वियर्डनेस को समझना। आप इसे लिटिल ग्रीन मैन का नाम दे सकते हैं, लेकिन आखिरकार जैसे ये उतना ही रहस्यमय और खूबसूरत है जितना कि छोटे हरे जीव। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई खास थ्रेशोल्ड होता है, लेकिन इस पृथ्वी पर बहुत सारे अजीब और गरीब जीव हैं जो इंसानों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं और जो बेहद दिलचस्प हैं। ह्यूमन माइंड बेहद दिलचस्प है, मतलब कि वियर्डनेस और कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी रूप में उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि हम हॉलीवुड से एलियंस के बारे में सोचते हैं। तो ये ठीक है, मार्स पर अजीब घटनाओं की खोज करना यह टेक्निकल सिग्नेचर काम करने के लिए सबसे बेहतरीन सेल्स पिच में से एक है, क्योंकि हमारे पास हमेशा यह फॉल बैक होता है कि हम एलियन सिग्नेचर्स के लिए तलाश करेंगे। अगर हम असफल होते हैं तो रास्ते में कुछ शानदार नई फिजिक्स का पता लगाएंगे। जो भी सिग्नेचर हम पाएंगे वह हमेशा दिलचस्प होगा। और यही हमें न सिर्फ ब्रह्मांड में जीवन की खोज का सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि ये हमें एक मजबूत वैज्ञानिक आधार भी देता है कि इस शोध को क्यों फंडिंग मिलनी चाहिए और क्यों इसे किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। मुझे लगता है कि क्या हम एलियंस की एक ब्रॉड डेफिनेशन को समझने और स्वीकार करने में सक्षम होंगे, जहां हम किसी प्रकार के टेक्नो सिग्नेचर को पहचान सकें। ये एक ट्यूरिंग टेस्ट की तरह है, जैसे ये चीज बुद्धिमान है। ये जानकारी को एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से प्रोसेस कर रहा है। लेकिन आप ये केमिस्ट्री के बारे में कह सकते हैं, आप इसे फिजिक्स के बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन शायद फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। आप कह सकते हैं कि ये जानकारी प्रोसेस कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है। ये समय के साथ जानकारी का प्रसार है। मेरा मतलब है, मैं चाहता हूं यह एक जीवित जीव और एक चीज के बीच एक ग्रे एरिया है जिसे हम एलियन कहेंगे। ये कुछ प्रकार की बुद्धिमानी ले जाने में सक्षम है। हाँ, ये जानकारी वास्तव में एक उपयोगी तरीका है जिसे हम देख रहे हैं, क्योंकि इससे आप किसी भी सिविलाइजेशन या ऐसी चीजों के बारे में अनुमान लगाने से बच जाते हैं। तो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन रिस्क सिग्नेचर, वाकई आप वोयाजियन स्टार से लाइट कर्व जैसे चीजों को लेकर यह पूछ सकते हैं कि इस लाइट कर्व में न्यूनतम कितने फ्री पैरामीटर्स या न्यूनतम कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो इसे एनकोड करना जरूरी है। और उम्मीद है कि शायद उदाहरण के लिए एक रेडियो सिग्नेचर से आप कुछ पता लगाते हैं जिसमें 1000 मेगाबाइट्स के पैरामीटर्स मूल रूप से इसके भीतर समाहित होते हैं। यह साफ है कि उस पॉइंट पर यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा नहीं है, लेकिन यह कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है जो हम अपने करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स के हिसाब से सोच सकते हैं। और इसलिए भले ही हम इसे डीकोड ना कर पाएं,
जो कि मुझे शक है कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी कर पाएंगे। शायद हमें इसे समझने में दशकों लग जाएंगे, ये जानने में कि वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ एक संदेश होता तो हम कम से कम ये जान सकते थे कि वहाँ उच्च इन्फॉर्मेशन कंटेंट है और यह कॉम्प्लेक्सिटी का संकेत है और यह कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का प्रयास है, और इसे हमारे सब्सिक्वेंट जनरेशंस पर छोड़ सकते हैं कि वे यह पता लगाएं कि वे वास्तव में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास कितनी जानकारी होगी। फिर से एक अजीब सवाल, और इसके लिए धन्यवाद। जवाब देने के लिए। हाँ, मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ। लेकिन हमारे जीवन काल में कैसा सिग्नल आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, संभवतः हो सकता है, जहां साइंटिफिक कम्युनिटी को विश्वास हो जाए कि बाहर एलियन सिविलाइजेशंस हैं? आप पहले ही कह चुके हैं कि शायद कुछ जैसे डायसन स्फीयर के लिए एक मजबूत इंफ्रारेड सिग्नेचर। हाँ, ये कुछ हद तक थोड़ा अस्पष्ट है, क्योंकि यही चुनौती है, खेद है कि इसमें बाधा डाल रहा हूं। जब आपका दिमाग कहेगा, एक वैज्ञानिक के रूप में वो कहेगा, मुझे पता है कि यह अस्पष्ट है लेकिन यह वास्तव में अजीब है। हाँ, मुझे लगता है मैं कुछ ऐसे कल्पना कर सकता हूं जैसे एक प्राइम नंबर सीक्वेंस या मैथमेटिकल सीक्वेंस, जैसे फिबोनाची सीरीज कुछ प्रसारित हो रहा है मैथमेटिकली ये प्रूव्ड है कि यह फिजिकल फिनोमेनन नहीं है। हाँ, प्राइम नंबर्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई नेचुरल फिनोमेनन नहीं है जो प्राइम नंबर सीक्वेंसेस क्रिएट करता हो। ये बस एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगता है, जितना मुझे पता है। तो अगर हमें ऐसे रेडियो ब्लिप्स की सीरीज मिली जो उस सीक्वेंस को फॉलो कर रही हो, तो मेरे लिए ये बहुत क्लियर होता। या फिर कार्ल सगन ने यह सजेस्ट किया था कि पाई को इस तरह एनकोड किया जा सकता है, या आप हाइड्रोजन लाइन को पाई से मल्टीप्लाई करके भी यूज कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्स की कोई बहुत स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जैसे हाइड्रोजन लाइन, लेकिन उसे एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, जो ये स्ट्रांगली इंप्लाई करता है कि इसके पीछे कोई है जो इसे ऑपरेट कर रहा है। ये किस फिनोमेनन में स्टोर्ड है? माफ करना। उस केस में मैं रेडियो वेव के बारे में सोच रहा था, लेकिन इन्फॉर्मेशन मतलब हमने इस आइडिया के साथ थोड़ा खेला था। मैंने अपने चैनल पर हाइपोथेटिकल सिविलाइजेशन के बारे में एक वीडियो किया था, लेकिन एक मज़ेदार तरीके से। मैं इस बातचीत को थोड़ा टाइम की दिशा में ले जाना चाहता हूँ। वो ये है कि सिर्फ अब हमारे आसपास जीवन और बुद्धिमत्ता को ढूंढने के बजाय हम अतीत और भविष्य में भी देख सकते हैं, या कुछ हद तक भविष्य के साथ संवाद कर सकते हैं। तो हमने ये मज़ेदार एक्सपेरिमेंट किया था कि हम एक ऐसी सिविलाइजेशन की कल्पना करें जो गैलेक्सी के इतिहास की शुरुआत में जन्मी थी और पहली थी, और उनके लिए यह कैसा होता। वे जीवन के सबूत के लिए डेस्परेटली खोज रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने तय किया कि वे भविष्य की सिविलाइजेशंस के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाएं जिससे वे अपने बारे में बता सकें। लेकिन जाहिर है एक रेडियो सिग्नेचर वहां काम नहीं करेगा, क्योंकि इसे पावर सोर्स की आवश्यकता होती है, और वह एक मशीनरी का टुकड़ा है। यह अंततः टूट जाएगा। अरबों साल के समय के लिए इसे बनाए रखना मुश्किल होगा। तो आप कुछ ऐसा चाहते थे जो थोड़ा पैसिव हो, जिसे एनर्जी सोर्स की आवश्यकता ना हो लेकिन किसी तरह से जानकारी ट्रांसमिट कर सके। और सच में यह सोचना बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा क्या हो सकता है जो इन क्राइटेरिया को पूरा करे। लेकिन मेरे एक कॉलीग लुक अर्नोल्ड ने एक प्रस्ताव दिया था, जिसने हम में से कई लोगों को टेक्नो सिग्नेचर्स के क्षेत्र में प्रेरित किया। और उन्होंने सुझाव दिया कि आप आर्टिफिशियल ट्रांसिस्टर्स बना सकते हैं। मतलब आप ऐसे मटेरियल शीट्स बना सकते हैं जो तारे के सामने ट्रांसलेट करती हों। शायद पहले एक पतली शीट पास होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ताकि आप प्राइम नंबर सीक्वेंस को फॉलो कर सकें। तो इससे एक स्पष्ट संकेत मिलता कि किसी ने इन्हें बनाया था, लेकिन इन्हें किसी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ मटेरियल की शीट्स होती हैं जो तारे की कक्षा में घूम रही होती हैं। वे आखिरकार माइक्रोमीटेराइट्स से डिग्रेड हो जाएंगी और शायद उनकी ऑर्बिट्स डिस्टेबलाइज हो जाएंगी, लेकिन उनकी लाइफ टाइम्स किसी भी बैटरी या मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की लाइफ टाइम से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, जिसे हम बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बना सकें। तो आप इसे आगे बढ़ाते हुए ये सोच सकते हैं कि आप सिर्फ प्राइम नंबर सीक्वेंस ही नहीं, बल्कि शायद इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइट कर्व के स्पेशल पैटर्न में भी ज़्यादा और ज़्यादा जानकारी एनकोड कर सकते हैं। आप 2D शेप्स और उन ऑकल्टेशंस के तरीके के जरिए इसे कर सकते हैं, और शायद आप इसमें संदेश और बेहद गहरी जानकारी भी एनकोड कर सकते हैं, और आप इसे एक लोअर लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में भी इमेजिन कर सकते हैं, जो सिर्फ प्राइम नंबर सीक्वेंस हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप उसमें छोटे डाइवर्ट्स देख सकते हैं, जो डीपर लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। तो मेरे लिए ऐसा कुछ काफ़ी आकर्षक होगा। जब तक कि यह सिर्फ एक धोखा नहीं है, तब तक ये सिविलाइजेशन के लिए एक काफ़ी मजबूत एविडेंस होगा, और इससे ये भी समझ में आएगा कि कितना एडवांस साइंस है। और असल में जो मेथड्स अब एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो ऐसे सिग्नल्स को ज़्यादा बेहतर डिटेक्ट करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक ये बस स्पेस में बिगर एपर्चर बनाने जैसा है। जितना बड़ा टेलीस्कोप,
उतनी ही बेहतर क्षमता होती है उन बारीक सिग्नल्स को पहचानने की। क्या आपको लगता है कि वर्तमान वैज्ञानिक समुदाय, और ये एक अजीब सवाल है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस अब हो रही हैं, क्या वो तैयार हैं एक प्राइम नंबर सीक्वेंस के लिए? यानी अगर हम करंट मेथड, ट्रांजिट टाइमिंग वेरिएशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास प्राइम नंबर सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए टूल्स हैं? हाँ, बिल्कुल। मतलब केपलर ने 2 लाख सितारों को मॉनिटर किया और उसने इन्हें लगातार मॉनिटर किया। हर 30 मिनट में एक तस्वीर ली और उनकी ब्राइटनेस मेजर की। और इसने 4 साल 6 महीने तक ऐसा किया। तो आपके पास पहले से ही एक एग्जिस्टिंग कैटलॉग है और टेस्ला अभी भी इसे कर रहा है एक और मिशन पर। लोग सच में इन लाइट कर्व्स को ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग टेक्निक्स के साथ स्कैन कर रहे हैं। हमारी अपनी टीम ने भी कुछ टेक्निक्स विकसित की हैं जो अजीब व्यवहार को ढूंढ सकती हैं। उदाहरण के लिए, हमने एक कोड लिखा था जिसे हम वियर्ड डिटेक्टर कहते हैं, जो कि आप जानते हैं सबसे जेनेरिक तरीका था। सिग्नल के शेप के बारे में कुछ भी अस्यूम किए बिना बस ये देखना कि क्या कुछ रिपीट हो रहा है। हम डेटा से सिग्नल के टेम्पलेट को सीख सकते हैं, जो एक टेम्पलेट मैचिंग फिल्टर जैसा काम करता है और ये पता लगाता है कि सिग्नल डेटा में कितनी बार रिपीट हो रहा है। हमने इसे लागू किया और कई दिलचस्प चीज़ें पाई, लेकिन केपलर डेटा पर हमें प्राइम नंबर सीक्वेंस कुछ भी नहीं मिला। ये 2 लाख तारे थे, जो कि काफ़ी लगते हैं, लेकिन मिल्की वे के 200 बिलियन तारों के मुकाबले ये बस सरफेस को छूने जैसा है और बहुत कम संख्या में तारे दिखते हैं। इसलिए एक प्राइम नंबर सीक्वेंस से कहीं ज्यादा जनरलाइजेबल कुछ हो सकता है। यह अंततः एक ऐसे सिग्नल की बात है जिसे कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो शायद जैसे जैसे हम मशीन लर्निंग मेथड्स में सुधार करेंगे, जो स्वचालित रूप से डेटा को एनालाइज करके इसे कंप्रेस करने का अच्छा तरीका समझ सकें, आप ऐसी जानकारी पा सकते हैं जो किसी कारणवश कंप्रेसिबल नहीं होती। लेकिन फिर अपन इसको देखें तो कंप्रेशन सच में एक बॉटमलेस पिट है, क्योंकि असल में यही तो इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करना। हाँ, और कुछ हद तक जितना आप अपने सिग्नल को कंप्रेस करेंगे, उतने ही ज़्यादा असम्पशंस की ज़रूरत होगी। जितने ज़्यादा असम्पशंस डिकोडर की तरफ से आ जाएंगे, उन्हें उतना ही ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा। कुछ हद तक प्राइम नंबर सीक्वेंस पूरी तरह से अनएनकोडेड जानकारी है, लेकिन अगर आप अरेसिबो मैसेज को देखें, वे अपने भेजे गए इस सिंपल इमेज की पिक्सेलेशन में काफ़ी सावधान थे, ताकि इसे जितना हो सके उतना इंटरप्रेटेबल बनाया जा सके, ताकि यहाँ तक कि एक डम एलियन भी समझ सके कि हम उन्हें क्या दिखाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हम जब अपने मैसेजेस को डिज़ाइन करते हैं तो कई तरह की परंपराएं और नियम होते हैं जिन्हें हम मान लेते हैं। तो अगर आपके मैसेजेस ये मानते हुए कि उन्हें MP3 डिकोडर या किसी विशेष कंप्रेशन एल्गोरिदम के बारे में पता है, तो मुझे यकीन है कि वे अंततः उसे उलटकर समझ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें उसे समझने में कठिनाई पैदा कर रहे हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि शायद आपके पास एक 2 स्तरीय सिस्टम होगा। सबसे पहले एक लोअर टियर की सिस्टम होगा और फिर उसके नीचे एक गहरी कंप्रेस्ड लेयर होगी जिसमें ज़्यादा गहरी जानकारी हो।